इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, बीज अच्छे होंगे तो फसल अच्छी होगी, बीज खराब तो सारी मेहनत चौपट। फिर क्यों ना बोएं एनएससी के बीज। भरोसा भी तो है किसान को, क्वालिटी की गारंटी और उच्च तकनीक से तैयार होते हैं एनएससी बीज। अच्छी उपज और खुशहाली के लिए नाम याद रखें, एनएससी बीज। नमस्कार। रुक्मणी जी की कहानी भी उन्हीं की तरह आगे बढ़ रही है और आप सभी दर्शकों का प्यार पाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है। क्या क्या बताएं ग्राम सभा की बैठक में बनने वाली योजनाएं। ये योजनाएं धोएंगी दिलों का मैल। कच्ची बस्ती की गलियों में लगे हैं खड़ंजे और छतों पर खपरेल। इन्हें बस्ती में रहने वाले ही लगाएंगे। बस्ती की तरक्की भी होगी और बेरोजगार काम भी पाएंगे। आज बैठक में आया हुआ है जसवंत, जिसकी जलन का नहीं है कोई भी अंत। मन में तो वो कुछ और ही पका रहा है, पर हकीकत में कुछ कर नहीं पा रहा है। जसवंत जैसे लोग ही सब जगह स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं। आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। मैंने आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मुझे कुछ खास बात करनी है। ये चिट्ठी जिलाधीश के कार्यालय से आई है। मैंने कच्ची बस्ती की झोंपड़ियों पर खपराल डालने के वास्ते जो अर्जी दी थी वो मंजूर हो गई है। इसी बारिश से पहले मैं चाहती हूँ कि कच्ची बस्ती में खड़ंजे लगने का काम और नलकूप लगने का काम भी पूरा हो जाए। तो क्या खाली वही एक बस्ती रह गई है? जसवंत सिंह, अब पूरी बात तो सुन लिया कीजिए। अब तो बहुत जल्दी उतावले हो जाए। पिछले कई सालों से ठाकुरों की बस्ती की तरफ ही ध्यान जाता रहा है। किसी ने कच्ची बस्तियों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। कायदे से देखा जाए तो पैसा जरूरतमंदों की मदद के लिए ही है। पर प्रधान जी, ये लोग समय पे किस्त तो चुका पाते नहीं है और बार बार हम सबको गंदी गलियों के चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको इन गंदी गलियों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसीलिए तो इस बस्ती को ठीक करवा रही हूँ। पर इनकी जमानत कौन देगा? जी हाँ, उसके बिना तो पैसा भी नहीं मिलेगा। इनकी जमानत मैं दूंगी। जवाहर रोजगार योजना के अधीन इनको जो मेहनताना मिलेगा उसी से ये किस्तें चुका देंगे। ओह, तो इसका मतलब रोजगार भी इन्हीं को मिलेगा? नहीं जसवंत सिंह, रोजगार उसी को मिलेगा जिसे वाकई ही जरूरत है। और हमारे घर के बाहर जो कच्ची सड़क है उसका क्या होगा? कच्ची ईंटों से बनी सड़क भला कितने दिन चल सकती है। खैर, उसे भी ठीक करवा देंगे। ठेका किसको मिलेगा इसमें? पिछले कई सालों से एक ही आदमी ठेका लेता आ रहा है। जहां तक मुझे लगता है कि इसमें किसी ठेकेदार की जरूरत नहीं है। पक्की ईंटें, बाकी का सामान सारा मैं खुद मंगवा दूंगी और बस्ती वाले सड़क खुद बना लेंगे। क्यों हरिया? जी अम्मा जी। अम्मा जी, एक बात और है, वो खपरेलों का पैसा कब तक पास हो जाएगा? अरे कब पैसा तो पास हो चुका है। ये जो मेरे हाथ में चिट्ठी है ना, ये उसी की है। जी अम्मा जी। ये तो आपने बधाई वाला काम किया है। तो फिर चलें? कोई और खास बात? खास कुछ भी नहीं। धन्यवाद, आप लोग आए सब। अब आप लोग पधारिए। माधव सिंह जी, तुम थोड़ा रुकोगे? जी प्रधान। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बैठिए। प्रधान। तो ठीक है। छोटा देवर भाभी से झगड़ पड़े, ओ छोटा देवर भाभी से झगड़। ये टुकुर टुकुर क्या देख रही है? पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हो। बार बार उस घर से दुत्कारे जाते हो और फिर भी वहीं पहुंच जाते हो। अरे इतने बुरे सलूक के बाद तो कुत्ता भी ना जाए वहां, और तुम तुम क्या समझती हो
मैं ये सब कुछ नहीं समझता, सब समझता हूँ, सब समझता हूँ। लेकिन तुम नहीं समझती जसवंती कि वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। झगड़ा कर लेना तो बहुत आसान है, लेकिन बिगड़ी बात को बनाना और उससे फायदा उठाना हर किसी के बूते की बात नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि बेइज्जती की चुपड़ी से तो इज्जत की सूखी भली। तुम तो एकदम पागल हो। तुमसे अकलमंद तो तुम्हारा भाई है। जब से वो आया है मेरा कायाकल्प ही कर दिया है। पता है क्या कहता है? जीजा जी, आपसे कितनी बार कहा है, गुस्सा अकल का नाश कर देता है। आप तो बस फट पड़ते हैं, और फिर दूध देने वाली गाय की लात तो खानी ही पड़ेगी। अरे वो समझते क्या आपने आपको? मैं उसका कारिंदा हूँ, गुलाम हूँ मैं उसका। सारे गांव के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे गांव में मेरा कोई रसूख है? 4 लोगों में उठना बैठना है, सब पर पानी फेर दिया। अरे पानी पीजिए जीजा जी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कब कहा उसे छोड़ दो? मैं तो ये कह रहा हूँ जीजा जी कि यहाँ गुस्से से काम नहीं चलेगा। और आपकी बेइज्जती क्या हुई? हुई कैसे नहीं, बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। एक तो आपकी ये प्रॉब्लम है, किसी दूसरे की सुनते नहीं। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, सुनाओ। और मेरे तन बदन में आग लगी हुई है। फिर वही जीजा जी। ठीक है, ठीक है। आप जरा इत्मीनान से बैठ जाइए और फिर मेरी पूरी बात सुनिए और मेरी बात का जवाब दीजिए। पूछो। अरे जरा प्यार से बात कीजिए जीजा जी, आप तो लट मार रहे हैं। पूछो। अच्छा हुजूर, पूछिए। ये हुई ना बात। कितने सुंदर लग रहे हैं। बकवास बहुत करता है तू। अरे जीजा जी, आप ही से सीखा है। बको। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें बेइज्जती वाली बात क्या हुई? अरे वो है आपकी भोजी, आपके बड़े भाई की घरवाली। अरे आपकी माँ समान, और उम्र में भी आपसे 2-4 साल बड़ी ही होंगी। तो इससे क्या होता है? होता है जीजा जी, होता है। अब बड़े छोटों को कुछ कह दें तो इसमें अपमान कैसा? अरे ये तो उनका हक है। तो मैं सब कुछ चुपचाप सह लूं? ये कौन कहता है जीजा जी? पर दुनिया वालों को तो यही दिखाओ कि आपका अपमान हुआ ही नहीं। गुस्सा दिल में रहना चाहिए, चेहरे पे नहीं। अरे गोमी भाई, आज तो बड़ी देर लगा दी तूने। बड़ी भूख लगी है। बड़े खुश हो? बात ही ऐसी है। मीटिंग में गए थे ना? हाँ हाँ। कौन कौन था वहाँ? अम्मा सरपंच जी थी। वो तो मुझे भी पता है। उनके बिना मीटिंग कैसे होगी? भाई वो सेक्रेटरी साहब थे, पटवारी जी थे, उप सरपंच थे, और हाँ 2-2 पंचनियां थी भाई इस बार तो। पंचनियां तो 3-4 हैं। कौन कौन थी? वही जो चौधरी बनती है। अरे धापो और गोपी,
उस दिन तो झगड़ रही थी तुमसे। पूरी बात सुने बिना बीच में बोल पड़ती है। वही दोनों नहीं थी, बाकी सब थे। कमला बुआ थी, भूरी जीजी भी थी। छोटे ठाकुर नहीं थे? कौन? जसवंत ठाकुर? नहीं, वो नहीं थे। फिर अगर वो होते तो उनके सामने क्या मैं मीटिंग में खड़ा हो सकता था? फिर क्या हुआ वहां पर? फिर उसके बाद अम्मा जी ने जिताने का सबको शुक्रिया अदा किया। अम्मा को तो ये भी ना पता कि वही लोग धमकाने आए थे। और फिर? तू पहले अपनी हाँक ले, मैं फिर बताऊंगा तुझे। ना बता, फिर मैं तेरे लिए चिलम भर के लाती हूँ। उसके बाद सब हैं करके खींचे निपोने लगे। तो अम्मा जी ने कहा कि भाई जो जरूरी काम है वो बताओ पहले। क्या कहा? चुप तो रहना। उसके बाद सेक्रेटरी साहब अपनी सड़क को ले बैठे। अम्मा ने फिर से डांट दिया। अम्मा ने कहा कि गांव में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उनके बारे में बोलो। तो मैंने झट से अपनी बात कह दी। मैंने कहा अम्मा जी, वो जो हमारा पोखर है वो कचरे से भर गया। फिर? उसके बाद सब लोगों ने मुझे घूर कर देखा। तो अम्मा जी मेरी आंखों में डर देखकर समझ गई कि सेक्रेटरी मुझे घूर रहा है। उसके बाद अम्मा जी ने मेरी हिमायत ली। हाँ, और फिर उसके बाद मैंने उनके अपनी पूरी बात कह दी और एक पंप को लगाने की बात भी मंजूर करा ली है। और हाँ गोमड़ी, उसके बाद सीधी बात बता पंप वाली। पंप भी लग जाएगा। और गोमड़ी, सारी साफ सफाई का जिम्मा ना मैंने लिया है। अरे आज तक पंप लग जाएगा का गाना हर सरपंच गाता आ रहा है। पंप तो क्या, एक लोहे की टूटी भी नहीं लगी। हर पंप लगा उन ठाकुरों के मोहल्ले में, जहाँ पर सबके घरों में खूब पानी है। सब निरी बातें करते हैं। ए गोमड़ी, तुझे क्या हो गया है? सरपंच अम्मा ऐसी नहीं है। लग जाएगा ना तो तेरे पाँव दबाऊंगी रोज 2 घड़ी। किसान भाइयों चाहते हैं निश्चिंत होना, तो फिर एनएससी के बीज ही बोना। एनएससी के बीज हो तो मिट्टी सोना उगलती है। राष्ट्रीय बीज निगम के बीज कड़ी जांच और उत्तम तकनीक द्वारा तैयार किए जाते हैं। देश भर में 1700 से अधिक विक्रेता एनएससी के बीज बेचते हैं। इन्हें प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 75 फसलों के लिए 360 किस्म के बीज आजकल बाजार में उपलब्ध हैं। बिक्री काउंटरों पर भेजने से पहले इनकी कड़ी जांच होती है। तभी तो आप निश्चिंत होकर खेती कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो बोए हैं एनएससी के बीज। हरिया की घरवाली तो अभावों की पली है, दूध की जली है, छाछ को भी फूक फूक कर पीती है, और वही कहती है जो आप बीती है। अपनी जगह सही है उसकी निराशा, लेकिन विज्ञान ने बहुत जगाई है आशा। अब देखिए ना, देश चख रहा है हरित क्रांति का स्वाद। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है बढ़िया किस्म की खाद। कितनी, कौन सी और कैसे डाली जाए कि भरपूर फसल से खेत लहलहाए। अपनी काम की बातें कर लीजिए नोट। चलो देखते हैं खाद के बारे में एक रिपोर्ट। भारत में हरित क्रांति का योगदान अनूठा है, जिसके कारण मुख्य अनाजों की उपज कई गुना अधिक हुई। वास्तव में इसी के कारण हम अनाज के मामले में स्वावलंबी हो सके हैं। सर्वप्रथम गेहूं के मामले में अन्न उत्पादन की वृद्धि प्रकाश में आई, फिर चावल में, फिर उत्पादन में वृद्धि का जोर अन्य फसलों जैसे आलू, गन्ना, सब्जियां तथा फलों में दृष्टिगोचर होने लगा। कृषि में सफलता प्राप्ति के कई कारण हैं, जिनमें मुख्य है रासायनिक खादों का प्रयोग। भारत दुनिया के अधिकतम खाद का उत्पादन तथा इस्तेमाल करने वाले देशों में एक है। आज हमारा उर्वरक उद्योग देश के खादों की बढ़ती मांग के एक समुचित भाग की आपूर्ति करने में सक्षम है। देश में 57 बड़े उर्वरक संयंत्र हैं, जिनमें नाइट्रोजन तथा फॉस्फेटिक उर्वरकों के सम्मिश्रण बनते हैं। इनके अतिरिक्त 80 छोटे एवं मध्यम इकाइयां हैं, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाती हैं। तो हमारी पॉलिसी है कि उचित मूल्य पर
सही ढंग से खाद और समय पर हम किसानों को पहुंचा दें, और ताकि किसान को ये मौका नहीं मिले सफर करने का कि हमको ये चीज़ नहीं मिला। तो हमारे देश भर में जहाँ जहाँ है वो हम काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो सब्सिडी दिया है लास्ट ईयर, बजट को आप देखेंगे तो था केवल 4,000 करोड़ रुपया। इस साल प्रधानमंत्री जी की कृपा से, सब कृपा से बढ़ करके ये हो गया है लगभग 6,000 करोड़, माने 5,800 करोड़ रुपया इस साल बजट में प्रोविजन हुआ है सब्सिडी पर। सब्सिडी में ऐसे तो बहुत दाम बहुत ज़्यादा उसमें लगता है, लेकिन एवरेज प्रति टन हम किसानों के लिए खर्च कर रहे हैं सब्सिडी पर 2,500 रुपया प्रति टन। 8वीं योजना के अंत तक फॉस्फेट खादों की मांग बढ़कर 50 लाख टन हो जाएगी। देश में जो वर्तमान संयंत्र हैं, वे सिर्फ 30 लाख टन का ही उत्पादन कर पाएंगे और 20 लाख टन की कमी की पूर्ति सिर्फ आयात के द्वारा की जाएगी, क्योंकि अपने देश में इस पोषक तत्व के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे मालों के स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। अच्छे मॉनसून के वातावरण में खादों की मांग इतनी बढ़ जाती है कि इससे मांग एवं आपूर्ति का अनुमान भी गलत हो जाता है। सरकार ने उर्वरक शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया है, जिससे किसान खाद का सही तथा अधिक इस्तेमाल कर सकें। हर फसल की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों के प्रयोग के लिए खास मात्रा है। खादों के ऐसे इस्तेमाल ने किसानों के मनोबल को बढ़ावा दिया है। इनमें अधिकतर किसानों ने साधारण से असाधारण कृषि उत्पादन कर वित्तीय लाभ कमाया। बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ती हुई भोजन की आवश्यकता से आगे बने रहने में हमारे देश को सक्षम बनाने में खादों के इस्तेमाल का महत्वपूर्ण योगदान है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मनचाहे फसल की अच्छी फसल के लिए अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लें, जिससे पोषक तत्वों के प्रयोग की संतुलित मात्रा जान सकें। ऐसी जांच से किसान उर्वरकों की अधिक मात्रा में इस्तेमाल से बच जाते हैं, जो कीमती पोषक तत्व तथा पैसे की बर्बादी है। मिट्टी परीक्षण किसानों को इसकी जानकारी में भी मदद करता है कि कम से कम उर्वरक प्रयोग करने से कौन सी फसल सफलतापूर्वक ली जा सकती है। सॉइल टेस्टिंग से लेकर के उपज जमीन को दिखलाने तक और किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए किसान गोष्ठी करके सब तरह से उनको हम प्रशिक्षित करते हैं किसानों को, ताकि किसान पहले समझें कि यूरिया सिर्फ देने से कुछ दिन के लिए उपज बढ़ जाएगा 2-3 साल, लेकिन धीरे धीरे घटने लगेगा और नतीजा होगा कि 12-14 साल होते होते हमारा ऊसर बन जाएगा जमीन। तो आज किसान इसको समझ गए हैं। ये सर्वविदित है कि सिर्फ रासायनिक उर्वरक या जैविक खाद ही भविष्य के अन्न उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति में सक्षम नहीं है। इनका मिश्रित प्रयोग ही भारत को अन्न उत्पादन बहुल देश का मान देकर इसके देशवासियों को समृद्धि एवं खुशहाली की ओर ले जाएगा। किसानों को किसी प्रकार का खाद की कमी नहीं होगी। हमारे ख्याल से ये ठीक है कि हर साल बढ़ता जाएगा डिमांड, लेकिन वैसे ही हम उत्पादन भी हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, और इनसे भी नहीं पूरा होगा तो उसके लिए किसान निश्चिंत रहें, देश निश्चिंत रहें। हम कहीं से न कहीं से ला करके हर तरह से उपज पैदा करके हम किसानों को खाद की कमी नहीं होने देंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। आपको पता है अरुण जी, छुट्टियां खत्म हुई और बच्चों का स्कूल खुलने का समय आया। बच्चों ने खूब शरारत की, खूब उधम मचाया, और उनकी शरारत पर मुझे एक अपनी कविता याद आ रही है। विद्यालय के सामने सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, कहीं बच्चे कुचल ना जाएं। विद्यालय के सामने सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, कहीं बच्चे कुचल ना जाएं। एक शरारती बच्चे ने नीचे लिख दिया, अध्यापक बचने ना पाएं। वाकई अरुण जी, बच्चे तो शरारती ही अच्छे लगते हैं, पर आज आपके गाना दिखाने के आसार नहीं लगते हैं। गाना दिखाएंगे, पर हम दर्शकों से ये भी चाहेंगे कि वो हमें बताएं कि वो इस कार्यक्रम में क्या क्या देखना चाहेंगे। अपने देश को जन्नत बना
18 जून के कार्यक्रम में हमने पहली पूछी थी कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। इसका उत्तर है गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। हालांकि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, जो अब दिल्ली में शिफ्ट हो गया है, 1958 में उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था, लेकिन बतौर विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय पंत कृषि विश्वविद्यालय को ही माना जाएगा। तो आज इस बारे में हमारे पास बहुत सारे जवाब आए और हमारे सम्मानित अतिथि ओरिएंटल इंश्योरेंस के CMD साहब श्री कैलाश मित्तल जी विद्यमान हैं। तो मैं चाहूँगा कि वही भाग्यशाली का इनाम निकालें। किसका और क्या इनाम में देंगे सर आप? हम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से विजेता को एक कलर टीवी प्रदान करेंगे। तो देखते हैं किसका भाग्य खिलेगा और किसको कलर टीवी इनाम में मिलेगा। लीजिए सर, हमारे पास सही जवाब इस बार बहुत अधिक आए। विजेता हैं अनिल महाजन, NTRS गरसा, PO गरसा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। मैं श्री महाजन जी को और बाकी सब व्यक्तियों को जिन्होंने इस कंपटीशन में इतना रुचि ली है बधाई देना चाहूँगा और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने सही जवाब दिए। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। इनको मिलेगा इनका हक। मुबारक मुबारक मुबारक। आप सबको होगा जिसका इंतजार। इस बार की पहेली है, किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक को मिला था मैग्सेसे पुरस्कार? फिर से सुन ले पहेली एक बार। किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक को मिला था मैग्सेसे पुरस्कार? जो कोई भी बताएंगे उस वैज्ञानिक का नाम, उनमें से एक भाग्यशाली विजेता पाएगा आकर्षक इनाम। आपके जवाब हमें एक सप्ताह में इस पते पर मिल जाने चाहिए। हमारा पता है HMS फिल्म्स, B2/10, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058। पता एक बार फिर नोट करें। HMS फिल्म्स, B2/10, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058। आप और हम यूं ही करते रहेंगे बात। तो अगले सोमवार फिर होगी मुलाकात। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बीज अच्छे होंगे तो फसल अच्छी होगी, बीज खराब तो सारी मेहनत चौपट। फिर क्यों ना बोएं NSC के बीज। भरोसा भी तो है किसान को, क्वालिटी की गारंटी और उच्च तकनीक से तैयार होते हैं NSC बीज। अच्छी उपज और खुशहाली के लिए नाम याद रखें, NSC बीज। कार्यक्रम के प्रायोजक थे नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड।